अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया, जिसकी बाज़गश्त आज भी हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत कमज़ोर हुई और यकीनन सियासतदान भी माजी में इस्तेमाल हुए, लेकिन अब इसका हल ये है कि माजी से हम सबक सीखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और आगे बढ़ें, या फिर जो 72 साल की तारीख़ है इसमें कहीं गुम हो जाएँ और ये कहें कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बातें कहीं शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जिद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की ग़ुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता किए बग़ैर तारीख़ की दुरुस्त समत में खड़े नज़र आने के लिए है। मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये ट्वीट किया नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून में खलीज डालने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या पीटीआई मुस्लिम लीग नून को तोड़ रही है या कोई और कुव्वत है? इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब? हालांकि मरीम नवाज़ खुद ये बयान दे चुकी हैं कि जहां शहबाज शरीफ जाते हैं वहां मेरी ज़रूरत नहीं होती और जहां मैंने जाना होता है वहां शहबाज शरीफ नहीं जाते। यहीं से इस राय ने जन्म लिया था कि मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम से पहले शहबाज शरीफ ने PDM के फोरम पर तो ठीक ठाक जलसे किए थे और सियासी सरगर्मियों में अपना हिस्सा भी डाला था, मगर जैसे ही मरीम नवाज़ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के लिए मैदान में उतरी तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पसे पर्दा चले गए। यूँ मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर के एक बयान से भी इस बात को बढ़ावा मिला कि पार्टी में 2 बयानिए हैं और वर्कर कंफ्यूज होते हैं कि किसको फॉलो करें। खबरें ये भी हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ से ये कहा है, उन्हें मशवरा दिया जा रहा है कि मरीम नवाज़ को 1 साल के लिए खामोश करवाया जाए, वरना आइंदा इलेक्शन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। शहबाज शरीफ पार्टी में इख्तलाफात को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मफाहमत की बात कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में 2 बयानिए नहीं है, एक ही बयानिया है। मगर मोहम्मद ज़ुबैर के एतराफ़ के बाद कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी शहबाज शरीफ से वजाहत मांग ली है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 2018 की हिकमत अमली बिल्कुल ठीक थी, नून लीग की कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से इलेक्शन हारे। जो बात शहबाज शरीफ ने कही थी कि 2018 के इलेक्शन से पहले अच्छी हिकमत अमली बनाई होती तो नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आज़म होते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये ना ही नवाज शरीफ की नाअहली थी, ये एक तयशुदा मामला था। हम इलेक्शन में गए और जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो तारीख का हिस्सा है। शहबाज शरीफ ने जो बात की इस पर उनकी तरफ से वजाहत आनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो पार्टी सदर के बयान पर वजाहत मांगी है, लेकिन मरीम नवाज़ खामोश हैं और शहबाज शरीफ के इंटरव्यू पर उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त एक कहानी बयान कर रही है कि पार्टी के अरकान एक पेज पर नहीं है, जबकि सियालकोट की अपनी पक्की सीट हारने के बाद नून लीग की हिकमत अमली पर एक सवालिया निशान लग चुका है। मरीम नवाज़ ये दावा करती हैं कि सियालकोट इलेक्शन में धांधली हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और नौशीन इफ्तिखार ये कहती हैं कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं और धांधली की कोई शिकायत नहीं मिली है। पार्टी एक है मगर बयानिए 2 हैं, शायद 2 से भी ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की बजाय शाहिद खाकान अब्बासी वजाहत मांग रहे हैं। ये क्या है सारा मामला? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, क्या पूरी पार्टी इस बात पर मुत्तफ़िक है जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात में जो शिकस्त हुई इसकी वजह ये थी कि इंतखाबात से पहले बेहतर हिकमत अमली नहीं बन सकी, बेहतरीन प्लानिंग नहीं हो सकी? क्या पूरी पार्टी यही समझती है या पीछे कुछ और वजूहात हैं जिनका जिक्र कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया? नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है। पूरी जमात इस बात पर मुत्तफ़िक है कि मैनेज हमेशा वोटर्स को किया जाता है, वोटर्स के लिए जमात को काबिल कबूल करवाया जाता है। लीडरशिप वो बात करती है जो आवाम सुनना चाहते हैं और जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो उनकी तकालीफ होती हैं, उनको ड्रेस किया जाता है। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी वोटर्स के अलावा किसी चीज़ को मैनेज करें। तो सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से 2017 तक जो कुछ हुआ
वो सबके सामने है। धरने से लेकर नवाज शरीफ साहब को जिस तरह एक बाई डिज़ाइन एक सज़ा दिलवाई गई, उसके बाद क्या मैनेज करना था 2018 में एक हाँ ये ज़रूर था कि मैनेज करके जो सज़ा दिलवाई गई, उसके बाद नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते थे? जो सज़ा जिनको हो चुकी थी और वो अपनी बेटी के साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ जेल में जा चुके थे, तो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना था उन्होंने? ये मेरी समझ में नहीं आया। शायद वो किसी और पैराए में बात कर रहे हों। लेकिन शहबाज शरीफ साहब हार की वजह यही समझते हैं कि नाकिस हिकमत अमली थी। जो बात आप कर रहे हैं ये बात उन्होंने नहीं की, वो हार की वजह सिर्फ नाकिस हिकमत अमली को कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी किस हैसियत से उनसे वजाहत मांग रहे हैं? ये वजाहत तो मांगनी चाहिए नवाज शरीफ साहब को, जो पार्टी के कायद हैं। किस बात की वजाहत मांगी जा रही है शहबाज शरीफ साहब से? नहीं, कोई वजाहत नहीं मांग रहा, मगर जमात का आम कारकुन हो या पार्टी का सदर हो, हर एक अपनी राय रखता है और जमहूरी जमातों में ऐसा होता है कि सवाल किए जाते हैं और इसी तरह सवाल हर कोई कर रहा है, वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या कोई और हो, हर एक का राइट है पूछने का। और मैं समझता हूँ कि जो बात पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है, शहबाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं कि अगर तो मैनेज किया जाना होता तो कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने है, मैनेज तो हुआ। सियालकोट का इलेक्शन है, मैनेज तो हुआ। मगर हम ये कहते हैं हुकूमत करती है जावेद लतीफ़ साहब के जहां आप लोग जीत जाएं। ये बात मैं नहीं करी, ये फवाद चौधरी साहब ने भी आज भी बात करी है। कहते हैं जहां जीत जाए वहां बिल्कुल ठीक होता है इलेक्शन, जहां हार जाए वहां धांधली हो जाती है। मैंने एक दफ़ा कोट किया था कुछ 4 दिन पहले, इनके एक अहम ज़िम्मेदार ने 24 जुलाई को मुझे ये कहा था कि आपको कश्मीर में 6-7 सीटें मिलेंगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं दी जाएंगी और सियालकोट का इलेक्शन भी इतने मार्जिन से हम जीतेंगे। और वही हुआ 25 को भी और 28 को भी। मुझे आप बता दें कि डस्का का इलेक्शन जो आप कोट कर रहे हैं, बस हाँ मुझे कहा गया था, पीटीआई के एक अहम बंदे ने ये बात मेरे से की थी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप मुझे बता दें कि अगर डस्का का इलेक्शन जो सियालकोट में ही डस्का है, हाँ। अगर 2 माह पहले बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून जीतती है तो 2 माह बाद सियालकोट में ही आप वो सीट एक हार रहे हैं। या तो आप मुझे ये बता दें कि महंगाई ख़त्म हो गई है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो गया है, मकबूजा कश्मीर आपने आज़ाद करवा लिया है। आप मुझे ये बताएं कि जस्टिस काजी ईसा फाइज से इन्होंने माफ़ी मांग ली है हुकूमत वक्त ने कि हमने आपके ख़िलाफ़ गलत रेफरेंस बनाया था, या ये माफ़ी मांग रहे हैं नवाज शरीफ से कि आपको गलत तरीके से सज़ा दिलवाई गई। 450 लोगों के नाम थे पनामा में और नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था, वो सजा उनको मिल गई और किसी और बंदे का ट्रायल भी नहीं हुआ। और एक सेकंड ऑफशोर कंपनी में इमरान खान का नाम था, नवाज शरीफ का जिक्र भी नहीं था, मगर नवाज शरीफ का ट्रायल हो गया, उसको सजा होगी। इस पर इमरान खान हुकूमत ने माफी मांग ली है तो लोगों ने खुश होकर। चले मुझे एक बात बताएं जावेद लतीफ साहब, बात समझ में क्या पार्टी इस बात पर डिवाइडेड नहीं है कि मरियम, और सोच भी ये प्रिवेल करती है आप लोगों की पार्टी में कि अगर मरियम नवाज इसी सोच को, इसी बयानियों को लेकर चलेंगी तो 2023 के इलेक्शन में चंद सीटें भी निकालना मुश्किल हो जाएगा? ये सोच प्रिवेल कर रही है आप लोगों की पार्टी में। तो आपको नहीं लगता इसमें बयानिए का भी बहुत बड़ा हाथ है? ये बात तो अब जुबैर साहब भी एतराफ़ उन्होंने कर लिया कि 2 बयानिए हैं पार्टी में। अच्छा, मुझे पहले तो मैं जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया मैं उसकी बात कर लूँ। आपसे मैं सवाल करता हूँ प्लीज़ कि मुझे ये बताएं, इस बयानिए से आपको इख्तलाफ है कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन कानून के मुताबिक अदारों को काम करना चाहिए, ये नवाज शरीफ कह रहा है? और क्या गलत कह रहा है इसलिए आप गलत कहें उसको कि ये नवाज शरीफ कह रहा है? और फिर आप मुझे ये बताएं कि 73 सालों में क्या आइन कानून की बालादस्ती इस पाकिस्तान में कायम हुई है? और जिस हालत में आज पाकिस्तान है, उन 73 सालों में आपके अदवार भी शामिल है, कर रही है कि आप आइन,
भाई अगर हमारे अदवार शामिल हैं तो गलत हुआ है ना। अगर गलत होता आया है तो क्या उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए? क्या आप यही कहते हैं कि गलत क्योंकि 73 सालों से होता आ रहा है लिहाजा इसको गलत चलने दिया जाए? भाई बस करें। अब पाकिस्तान में ये कैपेसिटी नहीं रह गई कि गलत तरीके से हुक्मरानी पर कोई काबजा हो जाए और गलत तरीके से इस पाकिस्तान को लाठी से हाँकने की कोशिश की जाए। अब सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम सब आलाकार बने, माजी में गलतियां हुई, इस हमाम में सब नंगे हैं, माजी की गलतियों का एतराफ़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, या जो 72 सालों की तारीख है इसमें गुम हो जाएं और आप ये कहें कि पहले अकाउंटेबिलिटी हो फिर मूव फॉरवर्ड हो। तो मतलब ये है कि एक ये पैगाम है कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है या जो एक एहतसाब का प्रोसेस चल रहा है या जो केसेस चल रहे हैं ये सब बंद कर दिए जाएँ। ये मैसेज है इस शहबाज शरीफ साहब की बात में, क्योंकि वो मफामत की बात कर रहे हैं। ये नहीं, मफामत अगर आप इसको कहते हैं कि अगर हम ये बात करें कि मालम जब्बा केस जो है वो बंद कर दिया जाए और बाकी लोगों को सजा सुना दी जाए, बाकी लोगों की एक दरखास्त पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और परवेज़ खटक से लेकर अलीमा बाजी तक सब जो हैं वो क्लीन चिट उनको दे दी जाए तो वो ठीक है। मगर इस पे हम बात नहीं करना चाहते। हम तो एहतसाब की बात करते हैं कि होने दिया जाना चाहिए, जो हमारे साथ किया जा रहा है होना चाहिए, इस वजह से कि हम आइन कानून की बात करते हैं। मगर हम मुझे ये बताए कोई कि हम जब मफामत की अगर शहबाज शरीफ बात करते हैं तो मफामत किससे करनी है और किस बुनियाद पे करनी है? अगर तो आइन कानून पर कोई समझौता करना है तो वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, वो नवाज शरीफ करने के लिए तैयार नहीं है। किस मफामत की बात कर रहे हैं? फिर ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए, ये कंफ्यूजन फिर दूर हो जानी चाहिए कि वो किस मफामत की बात कर रहे हैं। सुने जो वो मफामत की बात करते हैं उनके बात का मतलब आप अपने ढंग से निकाल लें, कोई और अपने समझ के मुताबिक उसकी तशरीह कर ले तो मैं उसका ज़िम्मेवार नहीं। मगर मैं जो ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ वो ये है कि माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं हर अदारे में बैठे लोगों से। पार्लियामेंट भी एक अदारा है, यहाँ भी बैठे लोगों से गलतियाँ हुई होंगी। मगर ये बात गलत है कि आप एक को मुलायम करते जाएं, एक को आप क्रिटिसाइज करते जाएं और दूसरा ताकतवर जो शख्स है उसको आप इसलिए ना बात करें क्योंकि वो ताकत रखता है, और कमज़ोर को आप इसलिए दबाते जाएं कि क्योंकि वो कमज़ोर है, वो आपके सामने बात कर नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारों में बैठे लोग जो हैं आज इस बात पर सोचने पर मजबूर सबको होना चाहिए और हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी, तमाम अपनी डोमेन में रहकर काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में खराबियां मजीद बढ़ती जाएंगी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आखिरी सवाल, जो मुफाहमत की बात करी, मुज़ाकरात की बात करी शहबाज शरीफ साहब ने, शेख रशीद साहब ने कहा बिल्कुल हमें ये पेशकश कबूल है, लेकिन बात शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से, वो कबूल है आप लोगों को? भाई मुझे ये बता दें कि अगर आरटीएस बैठ गया 2018 में तो आप क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इनके हाथ में थमा दें ताकि जो रही कसर है वो भी ये निकाल दें? जो बदनीति की बुनियाद पर कोई कानून बनाया जाए वो कभी फ्रूटफुल नताइज नहीं देता। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर मैनुअल सिस्टम है तो उसमें तो आप सबूत ढूंढने आपको पड़ते हैं, तो एक स्विच ऑन ऑफ करने से आप वो सबूत भी बटाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कुछ सियासी सवालों जवाब से पहले एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा, महंगाई के हवाले से बात की, खुशखबरी या नवीद ही अपनी तरफ से उन्होंने सुनाई कि पाकिस्तान में जो महंगाई है
वो ख़ित्ते के बाकी ममालिक में सबसे कम है। फिर वो पेट्रोल की कीमतों का भी बताते हैं कि ख़ित्ते के ममालिक में सबसे कम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बजा फरमाते हैं आप लोग। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि आप ये कंपैरिजन करें कि ख़ित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर कैपिटल इनकम है क्या, और फिर पाकिस्तान में आप देखें यहाँ पर कैपिटल इनकम जिसे हम फ़ीकस आमदनी बोलते हैं वो क्या है, तो सर महंगाई का अंदाज़ा तो फिर इंसान को तभी होता है ना कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं और चीज़ की कीमत कितनी है। तो आपको नहीं लगता, अब माहिर मुआशियात भी बहुत ये बात करते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर को गलत गाइड करने की जो है ना वो कोशिश की जाती है, उन्हें गलत बताया जाता है। हकीकत ये है कि यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी बाकी ममालिक के जो लोग हैं इस खित्ते के बहुत कम है उससे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है, ये बात जहन में रखिए कि जो भी बुरी चीज़ होती है उसकी खबर कभी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं दी जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोरोना, अल्लाह का बहुत शुक्र है वो दूसरे मुल्कों से उसके नुकसानात कम हैं, लेकिन जिस किसी ने अपने किसी प्यारे को खो दिया है उसको जब आप ये बात बताएंगे तो उसको शायद उतनी समझ ना आए क्योंकि उसने अपने प्यारे को खोया है। लेकिन जब आप उसको कंपेयर कराएंगे कि किसी और शख्स को कंपेयर करेंगे कि इंडिया में कितनी अमवात हुई, दूसरी जगहों पे कितनी अमवात हुई, तो शायद एक आम शहरी जो उसमें से नहीं गुजरा उसको और तरह से समझेगा, लेकिन जो खुद उस दुख में से गुजरा है उसको शायद उस डाटा की स्टैटिस्टिक्स को वो उस तरह से नहीं देखेगा, बल्कि वो अपने इमोशंस के साथ देखेगा, जो कि जायज़ बात है, समझ आती है। इसी तरीके से जब आप गुर्बत की बात करते हैं या जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो एक गरीब आदमी जिसके लिए जिंदगी मुश्किल हुई इस आफत की वजह से, एक तो मुश्किल हुई सबसे पहले पूरी दुनिया में, अगर आप देखें मसलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में 47% उनका इजाफा हुआ, पाकिस्तान में 11% हुआ। पूरी दुनिया में चीनी जो है उसमें 56% इजाफा हुआ कीमतों में, पाकिस्तान में 16% हुआ तकरीबन। शुरू में आपको भी अंदाजा होगा, सैनिटाइजर हो या ग्लव्स हो या मास्क हो, इस सब की जेब पे पड़े। तीसरा, उसका रोजगार बंद हुआ, बहुत सारे लोगों का दिहाड़ी खत्म हुई। चौथा, उसको घर के अंदर जब रहना पड़ा तो उसके अखराजात इस वजह से फूड के, दूसरी चीजों के बढ़ गए। तो इन तमाम चीजों ने मिल मिला के उसके अखराजात बढ़ा दिए, उसकी आमदन कम कर दी है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इसमें थोड़ा सा इसलिए बचा कि हमने लॉकडाउन उस तरीके से नहीं किया। वो क्यों किया वो आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेजिस्ट किया। पूरी दुनिया इस टाइम, अमेरिका हो या दूसरी जगह, पूरी दुनिया में लोग महंगाई से तंग है। पूरी दुनिया में लोगों जो है वो पहले की निस्बत मुश्किल हुआ है। उसकी वजह है कि इस वबा ने हमारे यहाँ कंपैरिजन किया जाता है इस खित्ते के ममालिक का, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, भारत का, बांग्लादेश का, जी मैं उसकी श्रीलंका का, जी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। देखिए, जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो आपकी तमाम जो इनकम है उसको इकट्ठा करके फिर आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको निकाला जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके हर शहरी के पास उतना पैसा होता है, ना ही पाकिस्तान में ना ही हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो बहुत ज्यादा रिच लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जो वहां पे गरीब है वो तो हमारे गरीबों से ज्यादा गरीब है। और ये आप अगर कभी भी आपने हिंदुस्तान का विजिट किया तो आपको ये बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ गुर्बत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हमसे कहीं ज्यादा गुर्बत है। इसी तरह से बांग्लादेश में भी हमसे कहीं ज्यादा, उनका जो गरीब है वो हमसे कहीं ज्यादा गरीब है। जो पर कैपिटा आप इनकम कह रहे हैं वो इसलिए कि जब उनकी एक्सपोर्टर्स, उनके जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, उन सबका पैसा डाल दिया जाता है और फिर उसे अब पॉपुलेशन पे डिवाइड किया जाता है, तो आपकी वो इनकम निकल आती है हर इंसान की। बट दैट इज नॉट अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ अ वेल्थ व्हिच अ पुअर पर्सन हैविंग इन इंडिया और बांग्लादेश। अब हम वापस आते हैं कि ये क्लेम हमने नहीं किया। ये क्लेम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, उन्होंने रिसेंटली अपनी एक स्टडी और अपनी एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें उन्होंने घर का कराया, खुर्दोनोश की चीजें, जिसमें ऑफ कोर्स ये तमाम खाने पीने की बुनियादी चीजें, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपका टैक्स का सिस्टम, तमाम चीजों को कंपेयर करके उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन, उसके पीछे अफगानिस्तान, उसके पीछे दूसरे कंट्रीज को रख के उन्होंने एक लिस्ट बनाई, और नॉर्वे को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क और न्यूयॉर्क को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में रखा। अब अमेरिका ने तो उस पर गिला नहीं किया किसी। जी, हमारा उन ममालिक से कोई कंपैरिजन नहीं है, ना नॉर्वे से है ना अमेरिका से है।
नहीं, ये तो ये मैं इस बात से आपसे डिसएग्री करता हूँ। जब आप गुर्बत और अमारत की बात करें तो कंपैरिजन तो करेंगे ना। अगर आप कहेंगे वहाँ हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे, मैं तो इस खित्ते के ममालिक की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें तो इस खित्ते के ममालिक से हमें मुझे देखना है कि अगर बात कर रहा हूँ, मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैं उनको किसी को कंपेयर नहीं कर, मैं आपको ये बताने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने किसी एक मुल्क पे रिसर्च नहीं की, उन्होंने पूरी दुनिया पे रिसर्च की और पूरी दुनिया को स्कोर दिया। पाकिस्तान का स्कोर उसमें 18 आया, कुछ मुल्कों का उसमें फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट कंट्री उसका 25 आया, जो नेक्स्ट है उसका 26। तो इसी तरह उन्होंने उस स्केल के मुताबिक नॉर्वे को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क कहा रहने के लिए और पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क कहा रहने के लिए। रहने के एतबार से इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं है, ये नहीं कह रहा वो सर्वे, लेकिन वो ये सर्वे कह रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी महंगाई उन मुल्कों में जितनी महंगाई हुई है उसकी निस्बत कम हुई। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सियासी कुछ बातें, कुछ सवाल जवाब। शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू की बड़ी बाज़गश्त है। आज भी ये बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मुफाहमत के हामी रहे हैं, वो मुज़ामत की सियासत नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पे इन हालात में वो बात करते हैं कि अगर 72 सालों पहले की आपने बात करनी है और अकाउंटेबिलिटी को लेकर चलना है तो मूव फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तरफ से इशारा ये मिल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, जो एहतसाब का प्रोसेस चल रहा है, जो केसेस चल रहे हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए तो बातचीत हो सकती है। वो अपने बड़े भाई से बिल्कुल ऑपोजिट जाकर उनके बरक्स बातें कर रहे हैं। पार्टी में भी ये बयानियां हैं कि अगर मरियम नवाज इसी बयानिए के साथ अवाम में आती रहेंगी तो 2023 के इलेक्शन में चंद सीटें भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत कुछ सोच रही है कि शहबाज शरीफ साहब जिस मुज़ाकरात की या पेशकश जो वो कर रहे हैं, बात करें, उनके साथ बैठें? शायद देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले देखना होता है कि इस्लामाबाद से 2 सड़कें लाहौर के लिए जाती हैं, एक जीटी रोड है और एक मोटरवे है। दोनों सड़कों की मंजिल लाहौर है। जब आप चल पड़ते हैं, इन दोनों भाइयों की मंजिल भी एक है। दोनों भाइयों का तरीका ये है कि हमने किसी ना किसी तरह से लूट मार का पैसा बचाना है। उसने भी कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और अब वो मफरूर हो कि उन्हीं प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं। ये साहब कहते हैं कि मेरे अपने अकाउंट में, मेरी जौजा के अकाउंट में, मेरे बेटों के अकाउंट में, हमारे ड्राइवर के अकाउंट में कौन सी फुफ्फो हैं जो पैसे जमा करा जाती हैं अरबों रुपया, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम बहुत मसरूफ थे इसलिए हमें नहीं पता हमारे अकाउंट में कौन अरबों रुपये जमा करा जाते हैं। दोनों असल में फाइनेंशियली करप्ट हैं और दोनों का नजरिया एक है और वो है अपनी करप्शन बचाना। अब आगे सड़कें 2 डिफरेंट होती हैं। नवाज शरीफ जो हैं और उनकी बेटी वो गाली गलोच करके प्रेशर डाल के अब वो लेना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे मुल्क का जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, हमारी पाकिस्तान स्टेट का जो स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, अवाम समेत, ब्यूरोक्रेसी हो या आपकी कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई वॉक ऑफ लाइफ हो, तो मॉरल फाइबर इतना घिर गया है कि जब हम सारों को कहेंगे कि भाईजान असी कल्ले करप्ट नहीं, तुसी सारे भी हो, ये सारा ही ऐसे है, तो जब हम ये नारा मारेंगे तो ज्यादातर लोगों को समझ आएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में, मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी जो घर में बैठा उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो लोग जो किसी न किसी जगह पर ताकत में बैठे हैं, वो भले ग्रेड 17 का कोई ऑफिसर है और भले बुलाएं, समाज में सब नंगे, सब आलाकार बने हैं। जी मैं यही बताने लगा, मैं यही बताने लगा आपको। वो ये चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि तमाम लोग अपने इर्द गिर्द अपने घर में पड़ा फर्नीचर, अपने हाथों में पकड़े हुए मोबाइल फोन, अपने बाहर खड़ी गाड़ी, अपने तन पे पहना हुआ कपड़ा देखें तो ज्यादातर ये जो पावर हाउसेस के लोग हैं ये उसका हिसाब नहीं दे सकते, कोई भी अपने लाइफस्टाइल का हिसाब नहीं दे सकते, बैंक बैलेंस को तो छोड़ दें। तो वो नवाज शरीफ कहने की कोशिश ये करता है कि तुम सबने चोरी की है, मैंने चलो थोड़ी ज्यादा की है, तो वो गालियां निकालते हैं बाप बेटी, उनका ये तरीका है। शहबाज शरीफ की जो फिलॉसफी है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं कि पहले रज के लूट लिया, अब जरा मिन्नत तरला कर लेते हैं, पाँव पढ़ लेते हैं, पाँव पढ़ने से तरस आ जाता है। मैं आपको अपना जाती मुशाहिदा बताता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन कितना नकम्मा हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपने पे नहीं लीजिएगा, कोई पॉलिटिशियन कितना नकम्मा हो, जी कोई पॉलिटिशियन कितना नकम्मा हो या करप्ट हो, अगर वो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट भाइयों को झुक के मिलता है ना, घुटनों को हाथ लगा के, ये मेरा जाती मुशाहिदा है,
मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पहले भी मैंने दोहराया, तो वो उसके साथ बड़ा नरमी का बर्ताव करते हैं। वो जाती महफिलों में बैठे कहते हैं यार वो इंसान बड़ा अच्छा है, चलते आपने मुझे ईद के ऊपर केक भेजा था, आपने मुझे खजूरें भी भेजी थी, आपने मुझे आम भेजे थे, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में चलता है। अब शहबाज शरीफ इसको टर्न ऑन कर रहे हैं और वो झुक के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ गाली गलौज के बयानिए पे है। दोनों का काम नहीं चलना, क्योंकि दरमियान में खड़ा है डट के इमरान खान। वो ना ही खुद करप्ट हैं और बाकी सारी दुनिया उनको कहे कि नंगे हमाम में, तो वो कहेंगे जो जो नंगा उसको सजा दे दें। इमरान खान कहेंगे जो जो नंगा उसको सजा दे दें, खत्म हुई बात। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है आप लोग? बिल्कुल, हम हर चीज पे बात करेंगे। लूटा हुआ पैसा ये वापस करें तो उसके बाद हर चीज पे बात करेंगे। इन्हें जमानतें मिल जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेटल हो गई। हमारा काम है अदालतों के अंदर सबूत अगर हमारे पास कोई है वो देना, मुकदमात लेके जाना, बाकी आगे फैसले अदालतों ने करने हैं। जमानत मिलने का हरगिज मतलब ये नहीं है जैसे मरियम कहती है अदालत ने फलां को जमानत दे दी तो उसको रिहा कर दिया। ये मरियम अपने बारे में भी यही कहती थी जब तक उनको सजा नहीं हो गई थी। तो अभी तक इनको किसी अदालत ने किसी जुर्म में बरी नहीं किया। जमानतें जरूर मिली हैं इन्हें, ये हम मानते हैं, और वो भी अगर प्रोसिक्यूशन अच्छे तरीके से केस लड़ेगी और आगे इंशाल्लाह स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। ये भी है, हकीकत ये भी है कि साबित भी कुछ नहीं हुआ। जमानतें अगर मिल गई हैं, ठीक है, वो बरी नहीं हुए, साबित भी कुछ नहीं हुआ। शादिया, इसका तो बड़ा आसान सा हल है। अगर 90% लोग झूठ पर मबनी प्रोग्राम करें तो आपने एज अ सहाफी ये तो देख के नहीं कहना कि बाकी कोई भी नहीं करता तो मैंने भी नहीं करना। आप तो अपने अमाल की जवाब दें ना, आपने तो खड़े होना ना, आपने तो अपने रब के सामने अपनी बात का जवाब देना है। हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट जो भी निकलता है, जो अल्लाह ने हमारे पास दी है ताकत दी है, वो हम कर रहे हैं कि नहीं। क्या हम एक चोरी करने वाले शख्स के साथ मिलके उसे, या हम डट के खड़े उसका एहतसाब करते हैं? इमरान खान डट के खड़ा एहतसाब करेगा, बाकी आगे अल्लाह के हाथ में है, इस सोसाइटी के हाथ में है कि वो उनके साथ कितना इस मामले के ऊपर खड़ी होती है, क्योंकि इमरान खान अकेला ये जंग नहीं लड़ सकता, सोसाइटी को भी खड़े होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती का मामला है और जिसको मिल बैठकर बातचीत करनी है प्राइम मिनिस्टर ने और ऑपोजिशन लीडर ने, ये बातचीत कैसे होगी? पार्लियामेंट के अंदर चीजों पे बात होती है, इस पे भी होगी, और उसके ऊपर बातचीत के साथ जो चीजें पहले जैसे बहुत सारी चीजें हुई हैं ये भी ट्रांसपेरेंट, हमने ये बातें भी तय होंगी और आगे चलेंगे इसमें, क्योंकि ये तो एक आईनी काम है ना कि उन्होंने भी इसमें अपना व्यू पॉइंट देना, हमने भी देना, तो अपना रोल प्ले करेंगे सारे। तो खतो किताबत के जरिए सब कुछ होगा, फेस टू फेस मिल बैठकर कोई बातचीत, कोई मुशावरा ऐसे ही होना चाहिए। और हमने कोई उनकी तरफ से 52 डिशेस के खाने पे थोड़ी ना जाना है इमरान खान ने। हम उनकी तरह हमने चले आप बुला लें, आप ना जाए 52 डिशेस के खानों पर आप बुला लें, 52 डिशेस के 10 डिशेस के खानों पर आप बुला लें, आप ना जाए। नहीं, अल्लाह माफ करे, हमारा लीडर तो चाय के साथ 2 बिस्किट देता है। हमारा लीडर तो चाय के साथ 2 बिस्किट देता है, वो भी अगर आप ढंग का काम करें, ना करें तो अगली दफा वो भी मिलना बंद हो जाता है। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उनकी खिदमत करनी चाहिए, मेहमानो को खिलाना पिलाना चाहिए, बरकत होती है। जब आप अपने मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, जब आप अपने पैसों से बहुत शुक्रिया। मेहमान अल्लाह की रहमत। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े जो लोग नज़र आते हैं आजकल, इसकी वजह शायद ये नहीं है, यह हम समझ रहे हैं लोगों में शऊर आ गया है और लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए धड़ाधड़ जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, बल्कि इस वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी की जो वजह है वो ये है जब सरकार ने ये कहा कि मोबाइल सिम्स को बंद कर दिया जाएगा या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। इसके बाद हमने देखा कि लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख करना शुरू किया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा का सामना है और इसमें सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासर हो रहा है। आलमी इदारे सेहत का ये मानना है कि डेल्टा वायरस के साथ निपटने का वाहिद हल 80 से 85% लोगों की वैक्सीनेशन होना है।
लेकिन हकीकत ये है कि 22 करोड़ की आबादी में अभी तक सिर्फ 3 करोड़ 19 लाख लोगों ने ही वैक्सीनेशन लगवाई है, जो 20% से भी कम है। वफाकी इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC ने भी कल मुल्क भर में दोबारा से पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिनका इत्तलाक आज से हो चुका है, जो 31 अगस्त तक रहेगा। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी, जिन्हें सेफ डेज का नाम दिया गया है। मार्केटें 8 बजे बंद करना होंगी। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। शादियों में 400 से ज़ायद अफराद को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। दफातर में 50% अफराद को आने की इजाज़त होगी और जो बकिया अमला है मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाला, वो घरों से अपने काम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ ही चलाने की इजाज़त दी जाएगी। NCOC की इन पाबंदियों का इत्तलाक वैसे तो पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन सूबा सिंध और विफाक कोरोना की एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन को लेकर अपने अपने तरीके और अपनी अपनी तारीखें दे रहे हैं। अगर जी सूबा सिंध ने भी लॉकडाउन लगाया दिया है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वैक्सीनेशन में कराची और हैदराबाद यहाँ पर बहुत सुस्त रफ्तारी से जो है ना वो वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। 2 शहर सबसे पीछे हैं, इन्हें गवर्नेंस बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैठकर सिर्फ शक्लें नहीं देख सकते। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। तनकीद नहीं करना चाहते सिंध हुकूमत के ऊपर। कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। जो सिंध हुकूमत है उसको चाहिए कि वो अपने गिरबान में झांके और अपनी गवर्नेंस को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करे। और अगर ये मामला जो है वो ऐसे ही रहा तो इसके ऊपर जो है वो जो बड़ी तशवीश पाई जाती है। ये नहीं हो सकता कि हम बैठ के सिर्फ जो है वो शक्लें देखेंगे। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं कि वो सूबों को तवज्जो दिलाएं उनकी गवर्नेंस की तरफ। अब वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध को इनकी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दिलाती रहती है। सूबा सिंध में 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन करके वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया जा रहा है और लॉकडाउन के फैसले को आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि हम पाबंदियाँ लगाकर ही कोरोना पर काबू पा सकते हैं। क्या कहा मुर्तज़ा वहाब ने, ज़रा देखिए। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि सिम बंद करने का जो ऐलान था वो गेम चेंजर था वैक्सीनेशन के हवाले से। लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। सिंध की अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ विफाक भी इस हक में नहीं था कि मुकम्मल लॉकडाउन करके शहरियों को बेरोज़गार किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो शुरू से ही मुकम्मल लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म हुक्म दें तो सारा शहर खुलवा देंगे, क्योंकि कराची बंद करने का फ़ैसला कराची वालों ने नहीं करना, कराची वालों ने करना है, दादू वालों ने नहीं करना। सिंध के लॉकडाउन पर सियासी टेंशन को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा तनकीद कर रहे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया कि अगर सिंध में इंडिया वाली सूरत हाल पैदा हुई तो इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर लागू होगी। कोरोना वायरस का चैलेंज मुल्क भर में एक सियासी तनाज़ा भी बन गया है। मंजिल एक है मगर ना जाने राहें जुदा जुदा क्यों हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपका। नासिर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि कोरोना वायरस पर एक बार फिर से सियासत हो रही है। वफाक सिंध हुकूमत के जो इक़दामात हैं उन पर तनकीद कर रहा है, फिर सिंध हुकूमत जवाब दे रही है। होना तो ये चाहिए था, जो सूरत हाल है, जो इस तरीके से डेल्टा वायरस तेज़ी से फैल रहा है, फौरी तौर पर वफाक और सिंध के ताउन से एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत थी। यहाँ पे लेकिन उल्टा हो रहा है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। MQM को देख लें, MQM कहती है कि प्राइम मिनिस्टर एक बार हमें हुक्म करें, एक दफ़ा ऐलान करें, हम पूरा कराची खुलवा देंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि आप लोग लॉकडाउन लगाते इसलिए कि बाद में लोगों से पैसा लेके ब्लैकमेल करके दुकानें खुलवाते हैं आप लोग। तो ये हो क्या रहा है कोरोना पर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हम तो एक वबा से लड़ रहे हैं और ये हम पर वबा बने हुए हैं। हमने तो एक सिंपल सी बात की थी चीफ मिनिस्टर साहब ने कि पार्शियल लॉकडाउन लगाया है
और उसके लिए फिर कह भी दिया था असद उमर साहब से भी और फैसल साहब से भी। और ये हमने जो लगाया वो शौक से नहीं लगाया, बड़ा अनपॉपुलर फैसले हैं ये माहिरीन जो हेल्थ के माहिरीन हैं उनकी जो सजेशंस थी और उस मीटिंग में सबको बुलाया गया था, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उन सबको मदऊ किया गया था। फिर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, FPCCI है, जुबैर मोतीवाला साहब हैं, इन सबको ऑन बोर्ड लिया गया और इनके सामने हेल्थ के माहिरीन ने ये सारा डेटा पेश किया कि इस वक्त हॉस्पिटल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 1 और 2 जुलाई को जो पेशेंट थे वो कोई 500 के करीब थे और उस दिन जिस दिन ये हमने फैसला किया उस दिन कोई 3000 से ज़्यादा पेशेंट का सिर्फ कोविड के रिलेटेड जो है वो हॉस्पिटल्स में थे और एक बड़ा प्रेशर बढ़ रहा था। उसको ब्रेक लगाने के लिए, इसको स्प्रेड को रोकने के लिए ये फैसला किया गया। और NCOC ने तो वैसे हर हफ्ते में 2 दिन वैसे ही ऑफ रखा हुआ है सब कुछ, तो वो अगर निकाल देते हैं 9 दिनों में से, तो हमने तो सिर्फ 5 दिन का एक पार्शियल लॉकडाउन, कोई फिर इन्होंने एकदम से बयानात इनके ऐसे आने शुरू हो गए कि हमने कर्फ्यू लगा दिया। आपको पता है पहले दिन से ही सख्त मुकम्मल लॉकडाउन के मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि जो गरीब तबका है वो पिसकर रह जाएगा, जो दिहाड़ीदार तबका है जिसने सुबह मजदूरी पे जाना है, शाम को दिहाड़ी कमा के लेके आना है, बच्चों के लिए रोटी लेनी है उसने, उसके लिए, उस तबके के लिए बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं क्या सिंध हुकूमत फिर इस काबिल है कि घर घर लोगों को खाना पहुंचाए, लोगों को फैसिलिटेट करे? फिर देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो जो लास्ट टाइम हमने एक लॉकडाउन लगाया था उसमें तो ये सब चीज़ें थी, लोगों की मूवमेंट, दीगर चीज़ें, सब पे पाबंदी थी। लेकिन इस दफ़ा पहले दिन CM साहब ने कह दिया कि ये पार्शियल लॉकडाउन है, इसमें एक्सपोर्ट जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया गया था, पोर्ट एक्टिविटी जारी है, फिर जो इंडस्ट्रीज़ में सब लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनको इजाजत दी गई है, मार्केटें खुली हैं, बहुत सारी जो मूवमेंट है उस पर कोई इस तरह की मार्केटें नहीं, वो नहीं खुली। उसकी वजह है, देखें अगर इंडस्ट्रीज को इजाजत दी गई है तो जो लोग वहां पे काम करते हैं अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो वहां पे दीगर आम लोगों नहीं आते। दुकानें, मार्केट प्लाजा, शॉपिंग प्लाजा, वहां पे आम लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, जिससे ये जो नया वेरिएंट है डेल्टा ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो इस स्प्रेड को रोकने के लिए ब्रेकर लगाया है। देखें इन सारी चीजों को बहुत जरूरी है, आम आदमी का ख्याल, सब कुछ। मैंने पहले ही कहा कि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, हमें लगाने में क्या शौक। अब ये लोग जो इल्जामात लगा रहे हैं, पहले देखें ये इससे पहले अभी दोबारा ये बहस शुरू हो गई कि जी आपने इस पार्शियल लॉकडाउन से पहले आपने SOPs पर अमल क्यों नहीं कराया। हाँ। आपके प्रोग्रामों में मीडिया पे मौजूद है, हम तो काफी अरसे से SOPs पर अमल कर रहे हैं, वहां पे जो सील कर रहे हैं, अगर कहीं पे उन पर अमल नहीं होता तो यही लोग आ जाते हैं सामने, यही PTI, यही MQM, और आके लोगों को उकसाते हैं, उनको ये नहीं बड़ा इल्जाम लगाया इस पर अमल करें मुस्तफा कमाल साहब ने कि आप लोग पहले लॉकडाउन लगाते हैं, फिर दुकानें खुलवाने के लिए पैसे लेते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं आप लोग। ये आप लोगों ने एक तरीकाकार अपनाया हुआ है। देखें ये असल में हर किसी को आईने में अपना आप नजर आता है। ये वही लोग हैं जो हम पर कराची के मुआशी कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं, जिन्होंने फिजिकली यहाँ पे कत्ल किए हैं। बोरी बंद लाशें, भत्ता, ये हड़तालों में क्या जला देते थे, फैक्ट्रियों में इनको भत्ता नहीं कोई देता तो फैक्ट्रियों में सैकड़ों मजदूरों को इन्होंने जिंदा जलाया है, खून की होलियां खेली हैं यहाँ पे। कराची को इस नहज पर पहुंचाया किसने है? और अगर हम अब अपने लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए, इस वायरस से बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं तो ये इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। इनको चाहिए हमें सपोर्ट करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बात की कि वज़ीर आज़म अगर ऐलान करें हम कराची खुलवा देंगे, मुझे तो पुराना, हमें तो जमाना याद आ गया जब किसी एक के कहने पे दुकानें बंद भी होती थी, दुकानें खुलती भी थी। तो विफाक तो मुखालिफ है लॉकडाउन के, अगर कुछ ऐसा होता है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के मामलात हैं जिसमें ज़ाहिर है इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं हो सकती, तो MQM करेगी ऐसे, तो क्या करेंगे आप लोग? बहुत
मोदबाना गुजारिश है इन सब से कि इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग ना करें और लोगों को मत उकसाएं इस पे। अगर कोई शौक पूरा करना है खालिद मकबूल सिद्दीकी को या किसी और को तो वो करके देख ले। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है, अल्लाह का फजल और करम है, हम इम्प्लीमेंट कराना जानते हैं। और अगर शौक है खालिद को या किसी और को तो प्लीज़ हम हाजिर हैं और आ जाएं। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से अपने कारोबारी हजरात से मोदबाना गुजारिश करूँगा कि इनके बहकावे में ना आए। हम आपके साथ हैं। मुझे आपकी जो परेशानियां हैं हम सबको उसका अंदाज़ा है, लेकिन हम दस्त बदस्त आपको ये अर्ज करते हैं कि ये बाकी कुछ ही दिन है, 9 को हम इन सब से उससे पहले ही मुज़ाकरात करेंगे, इनके साथ बैठेंगे। SOPs के तहत बहुत सारे जो कारोबार हैं उनको खोल दिया जाएगा। अच्छा, ताकि ये एक और चीज बताएं। देखिए अभी ये 2-3 दिन हुआ है आज। जी फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा है कि कराची और हैदराबाद में वैक्सीनेशन बहुत कम हो रही है, बड़ी रफ्तार सुस्त है। इसकी क्या वजह है? कुछ दिन पहले वो फुटेजेस हमने देखी जब एक्सपो सेंटर में लोगों की भीड़, जो जम्मे गफीर नजर आया। जैसे ही ऐलान किया कि जो वैक्सीनेट नहीं होएगा उसकी सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को रोकने का जब आप लोगों ने फैसला किया तो एक हमने देखा एक बड़ी बदनज़मी नजर आई। लगता है कोई प्लानिंग नहीं थी। इस ऐलान करने से पहले आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए थी कि अगर लोग इस डर के मारे ही चले आ जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में तो कोई एक प्रॉपर प्लानिंग, कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए थी कि इतना अगर लोग आते हैं कैसे उसको मैनेज करना है। देखिए मैं कोई कंपैरिजन में नहीं जा रहा कि दूसरे सूबों में क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे बहुत सारे सेंटर खोले हैं और एक्सपो सेंटर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन जाहिर है उसकी भी एक कैपेसिटी है ना कि उसमें कितने लोग आएंगे, कितनों को वो कैटर करेंगे। और हमने तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स खोले हैं, ड्राइव थ्रू भी सेंटर्स हमने बनाए हैं। अब तो मोबाइल वैन्स भी हमने निकाली हैं कि वो भी जाके हर जगह पे दें। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उलमाए किराम का कि उन्होंने मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदरसों में भी हमें कहा है कि वहाँ पे भी आप अपने सेंटर्स बनाएं। वहाँ भी बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। अगर आप वैसे कंपेयर करें जितनी वैक्सीन हमें दी जाती है रेशो के लिहाज से, अब मैं उसमें नहीं जाता कि वो प्रॉपर कम या ज़्यादा देते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका वैक्सीनेशन का अगर है तो वो हमारे सूबे में 1-2 जगह पे ये इशू ज़रूर होते हैं। लेकिन इस चीज़ पर इनको कायल किसने किया? सबसे पहले हमने जो हमारे एम्प्लॉयज थे उनकी तनख्वाहें मशरूत की कि आपके इल्म में है कि लोग लगा ही नहीं रहे थे, वैक्सीनेशन कराने आ ही नहीं रहे थे, तो ये हमने फिर उसके साथ इंसेंटिव्स भी दिए हैं। और ये जो सिम वाली बात थी, जाहिर है ये तो PTA करेगा फेडरल गवर्नमेंट के उसमें, लेकिन ये हमने उस वक्त भी वजाहत की थी कि सिम वाले ऑप्शन पर तब जाएंगे जब हमारे पास मुकम्मल तौर पर सब लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी और इतने ज्यादा हम सेंटर्स जो है खोल जितनी जरूरत है वैक्सीनेशन की, लोगों को वैक्सीनेट करने की, वैक्सीनेशन की उतनी मतलूबा मिकदार है सिंध हुकूमत के पास? जी इस वक्त कुछ अरसे के लिए तो हमारे पास है जो फेडरल गवर्नमेंट से हमें मिली है, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ही वैसे भी हम उन्हें कहते रहते हैं कि हमें मजीद भी ये दी जाए ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने लोगों को लगा सकें। क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ की थोड़ी सी इश्यूज मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कार्ड नहीं है। वो कार्ड इस वजह से नहीं है कि नादरा उनको बना के नहीं दे रहा या उनकी एज कम है, बल्कि यहाँ बंगाली हैं, बर्मी हैं, दीगर बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ पे रहते हैं। हमने तो उनके इलाकों में भी ये सर्विस शुरू की है कि ये उसमें न रहे, एक किस्म की शर्त भी वहाँ से हटा दी है कि भाई शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है, कोई भी शनाख्त दें और लाएं, क्योंकि उसके लिए एक डेटा पूरा रखना होता है, भरना होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी कोई चीज प्रोवाइड करें नहीं होनी ताकि चाहिए, उनका ये आ जाए कि ये लोग वैक्सीनेटेड पर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि आपस में लड़ने के, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर सिंध के दौरे करने वाले हैं, तहरीक इंसाफ सिंध में एक बड़ी जगह चाहती है,
सिंध के लोगों की हालत बदलना चाहती है। बकौल उनके सिंध के अवाम बाकी तमाम सूबों के अवाम से बहुत पीछे हैं। जो सहूलतें होनी चाहिए थी, एक अरसे तक रूल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। क्या सोचते हैं आप लोग? बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह तहरीक इंसाफ छाई हुई है। अगर कुछ रह गया तो वो सिंध रह गया। अलर्ट हो जाएं। जी, मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम। प्राइम मिनिस्टर जाहिर है पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिंध के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो आते हैं ऑफिशियली, वो जब उनकी एक आता है कि जी वो ऑफिशियली विजिट कर रहे हैं, आएंगे तो चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करेंगे। हम उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे और हर लिहाज से उनसे ताउन करेंगे। बिल्कुल आए, पूरा सिंध में आए, जहां मर्जिया विजिट करें, जलसे करें, जुलूस करें, मीटिंगें करें, ऐलानात करें, सिर्फ जो ऐलानात करें, लेकिन वोट भुट्टो को ही मिलेगा। तो हम ये बड़ा कॉन्फिडेंस है आप लोगों को। वोट भुट्टो का ही है, वोट भुट्टो का ही है। देखिए वो देखें उसमें एक मिनट देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये एक बड़ा परसेप्शन सा बना दिया गया है ना कि जी सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। देखिए सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से 2008-2013 से ज्यादा नशिस्तें 2018 में मिली और उसके बाद जो हालिया दिनों में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं सिंध में, उसमें जो हमारी कारकर्दगी है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है और उस पर जिस तरह मुराद अली शाह साहब अमली जामा पहना रहे हैं, तरक्की का एक सफर हमने शुरू किया है, तमाम मुश्किलात के बावजूद कि फेडरल गवर्नमेंट हमें वो सपोर्ट नहीं करती जो हमारा ड्यू शेयर है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस पर मिलते हैं ना वोट। ये जो कराची का इलेक्शन हुआ जहां पे PTI जीती थी, फैसल वाडा साहब मेरे भाई जो हैं वो बड़ी अक्सरियत से MNA हुए थे, वहां पे जब अब फेयर इलेक्शन हुए तो वो 6ठे नंबर पे आए और वो जो पीपल्स पार्टी को मिली है वो सीट। तो ये हमारी वो परफॉर्मेंस है और इसी तरह जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारे वोट बढ़े हैं, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो ये परफॉर्मेंस है। आए हम तो कहते हैं ऐलानात करें और अमल करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ हैं। नाज़िर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।